मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 1.5 लाख करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लाडली बहना योजना को अगले 5 साल जारी रखने, नमन मिशन और युवाओं के लिए एआई ट्रेनिंग सहित कुल 18 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने हेतु 1,14,365 करोड़ रुपए और लाडली लक्ष्मी बहना योजना हेतु 16,326 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी मिली है। नर्मदा नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए इस नए मिशन की गठन की स्वीकृति भी दी गई। आगामी 1 वर्ष के भीतर राज्य के 1 करोड़ से अधिक युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की विशेष ट्रेनिंग देने का भी निर्णय लिया गया। 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए गांव-गांव और स्कूल स्तर पर टैलेंट हंट अभियान भी चलाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए वित्तीय स्वीकृति, सड़क विकास निगम में 35 नए पदों का सृजन, साथ ही लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नए उप स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की इमारतों के निर्माण की योजनाओं को अगले 5 साल का विस्तार मिला है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा MPTET 2026 का आधिकारिक शेड्यूल और रूल बुक जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे करीब 1.5 लाख सेवारत शिक्षकों के लिए वर्ष 2028 तक यह परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 4 सितंबर होगी। फॉर्म में संशोधन की अवधि 21 अगस्त से 9 सितंबर तक रहेगी और परीक्षा की शुरुआत 12 अक्टूबर से होगी। यह परीक्षा प्रदेश के 11 शहरों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिदिन परीक्षा 2 पालियों में होगी। सभी श्रेणी और संवर्ग के आवेदकों के लिए प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने आज जिला मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की तो नवंबर 2026 में राजधानी भोपाल में एक बड़ा राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी संगठन ने सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिनमें से मुख्य मांगे यह हैं कि प्रदेश के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लंबित 2% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाए, कैशलेस इलाज योजना लागू की जाए, सीधी भर्ती के नवनियुक्त कर्मचारियों को शुरुआती 3 साल तक 70%, 80% और 90% वेतन देने का प्रावधान खत्म कर 60% वेतन दिया जाए। श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त किया जाए और ऑनलाइन अटेंडेंस का भी विरोध किया गया और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग की गई। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को तो समय पर लाभ दे दिए जाते हैं, लेकिन राज्य के मैदानी और संविदा कर्मचारियों को उनके हक के लिए तरसाया जा रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने साफ किया है कि वर्तमान प्रदेश प्रदर्शन केवल एक सांकेतिक चेतावनी है। यदि मुख्यमंत्री सचिवालय या वित्त विभाग द्वारा इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर ठोस आदेश जारी नहीं किए गए तो नवंबर माह में पूरे प्रदेश के कर्मचारी काम बंद कर भोपाल में डेरा डालेंगे, जिससे शासकीय कार्य पूरी तरह ठप हो सकते हैं। इंदौर के गोराकुंड चौराहे पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी आदर्श सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी की नई पाइपलाइन टेस्टिंग के दौरान अचानक धंस गया। यह घटना सोमवार को हुई है, जिसका लाइव वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस हादसे के बाद स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोराकुंड क्षेत्र में जब इंजीनियरों ने नया कनेक्शन जोड़कर पाइपलाइन की टेस्टिंग शुरू की तो पानी के अत्यधिक दबाव के कारण अचानक मुख्य लाइन फट गई। जमीन के नीचे से पानी का ऐसा तेज और उग्र बहाव निकला कि उसने डामर और पेवर ब्लॉक को उखाड़ फेंका और देखते ही देखते सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। यह सड़क बड़ा गणपति से कृष्णपुरी छतरी के बीच
स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत करीब 3 साल पहले ही तैयार की गई थी। स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि जब जनता के टैक्स से करोड़ों रुपए खर्च कर इस वीआईपी सड़क को स्मार्ट बनाया गया था, तो यह सामान्य पानी की टेस्टिंग का दबाव भी क्यों नहीं झेल पाई। नागरिकों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों व ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही नगर निगम के तकनीकी अधिकारी और इंजीनियरों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा के नजर प्रभावित हिस्से के आसपास बैरिकेड्स लगाकर यातायात को डाइवर्ट किया और लाइन को बंद कर तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह एक तकनीकी फॉल्ट था जिसे जल्दी ही ठीक कर लिया जाएगा। प्रदेश के भिंड जिले से एक दुखद खबर सामने आ रही है। जिले में NH 719 पर छीमका गांव के पास मजदूरों से भरी एक पिकअप और डंपर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। प्राथमिक जांच के अनुसार मवेशियों के झुंड को बचाने के दौरान इस भीषण हादसे में उत्तर प्रदेश के 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 32 अन्य घायल हो गए। पिकअप वाहन में 30 से अधिक मजदूर सवार थे जो डबरा और चिनौर क्षेत्र में धान की रोपाई का काम पूरा कर अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश लौट रहे थे। घायलों को तुरंत गोहद अस्पताल भेजा गया, जहां से हालत गंभीर होने पर कई घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। यह हादसा भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर छीमका गांव के पास बीती रात करीब 1 बजे हुआ। भोपाल में छोटे तालाब के पास मिले 17 वर्षीय किशोर रेहान के शव की गुत्थी भोपाल पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है। पुलिस के अनुसार मुख्य मास्टरमाइंड जोहेब खान ने सोशल मीडिया रील और इंटरनेट से प्रभावित होकर मानव अंगों को बेचने का एक भ्रामक ताना बाना बुना था। उसने अपने साथियों को लालच दिया था कि किशोर के प्राइवेट पार्ट को निकालकर विदेश भेजने पर 1 करोड़ से अधिक रुपए मिलेंगे। पुलिस ने इस खौफनाक हत्याकांड की साजिश रचने वाले और अंजाम देने के आरोप में जोहेब खान, आमिर कुरैशी और 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे और रेल संपर्क के लिहाज से एक बड़ी खबर आई है। रेल मंत्रालय ने राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने वाली 205 किलोमीटर लंबी इंदौर बुधनी नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के काम को तेज करने की मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट न केवल मध्य प्रदेश के 2 बड़े महानगरों इंदौर और जबलपुर को करीब लाएगा, बल्कि देश के 4 बड़े राज्यों को भी आपस में जोड़ेगा। यह नई रेल लाइन इंदौर के पास मांगलिया गांव से शुरू होकर बुधनी तक जाएगी। इस रूट के तहत कुल 10 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इनमें मांगलिया गांव, कनाड़िया, हातौद, डबल चौकी, उदयनगर, कन्नौद, खातेगांव, नसरुल्लागंज, गोपालपुर और बुधनी शामिल है। बुधनी पहुंचने के बाद यह लाइन पहले से मौजूद बुधनी बड़खेड़ा तीसरी लाइन और इटारसी जबलपुर रेल मार्ग से सीधे जुड़ जाएगी। वर्तमान में इंदौर से जबलपुर जाने के लिए ट्रेनों को देवास, उज्जैन, भोपाल, इटारसी होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे यात्रा में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। प्रोजेक्ट के बाद इस 205 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर के बनते ही इंदौर और जबलपुर के बीच की दूरी लगभग 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। दूरी घटने और आधुनिक ट्रैक होने के कारण दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 3 से 4 घंटे तक कम हो जाएगा। आने वाले समय में नागपुर, मुंबई व हैदराबाद जैसे महानगरों से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी के तेज बहाव में यात्रियों से भरा स्टीमर बहने और लापरवाही बरतने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर FIR दर्ज की है, जिनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। यह मामला लापरवाही से बिना परमिशन और बिना सुरक्षा उपकरणों के स्टीमर चलाने से जुड़ा है। नगरा थाना पुलिस ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए स्टीमर संचालन से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ लापरवाही पूर्वक यात्रियों की जान जोखिम में डालने की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। गरा थाना प्रभारी सुखदेव सिंह चौहान के अनुसार यह स्टीमर पूरी तरह से अवैध रूप से और बिना किसी वैध अनुमति के संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने स्टीमर को सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है। जांच में सामने आया कि उफनानी नदी में इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाने के बावजूद स्टीमर पर एक भी लाइफ जैकेट मौजूद नहीं था। इस बड़े हादसे के टलने के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और चंबल नदी के उसैद, पिनाहट और नगरा कैंजरा घाट पर मुनादी करवाकर आगामी आदेश तक सभी स्टीमरों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले इन घाटों पर यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
भोपाल में ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर कंपनियों जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो की नीतियों के खिलाफ आज से 3 दिवसीय टैक्सी हड़ताल शुरू हो गई है। भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर इस आंदोलन के कारण शहर की करीब 3,500 टैक्सियों के पहिए पूरी तरह थम गए। टैक्सी चालकों का आरोप है कि एग्रीगेटर कंपनियां उनका आर्थिक शोषण कर रही हैं। संघ की सबसे बड़ी मांग है कि सरकार टैक्सियों का एक स्थायी और उचित किराया तय करे। ईंधन, मेंटेनेंस, बीमा और गाड़ी की किश्तों के बढ़ते खर्च के कारण मौजूदा किराया नाकाफी है। संघ 22 से 30 रुपए प्रति किलोमीटर का बेस फेयर और प्रति मिनट टाइम चार्ज लागू करने की मांग कर रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि साल 2014 की तरह बेस फेयर, टाइम चार्ज और किलोमीटर किराया तीनों मिलाकर भुगतान किया जाए, न कि सिर्फ दूरी के आधार पर। मोर्चे ने एग्रीगेटर कंपनियों के जरिए चलाए जा रहे कमर्शियल इस्तेमाल वाले प्राइवेट नंबर की कारों, बाइक टैक्सी और ई रिक्शा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस कारण भोपाल रेलवे स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन पर यात्रियों को ऑनलाइन कैब बुक करने में भारी परेशानी हुई। कैब न मिलने के कारण ऑटो चालक यात्रियों से 1.5 से 2 गुना अधिक किराया भी वसूल रहे थे। हड़ताल के अगले चरण में कल भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ का कहना है यदि प्रशासन और कंपनियों ने इन मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो संगठनों ने इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन बंद में बदलने की चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आदिवासी समाज में अपनी पैठ बढ़ाने और नया नेतृत्व तैयार करने के लिए आदिवासी बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित करने की बड़ी रणनीति का आधिकारिक ऐलान किया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस पूरे प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पढ़े लिखे युवाओं और प्रबुद्ध वर्ग को सीधे पार्टी से जोड़ने जा रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और समाज सेवियों का बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगी। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के अनुसार संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी 89 आदिवासी ब्लॉकों तक इस सम्मेलन और बैठकों का विस्तार किया जाएगा। इन सम्मेलनों में समाज के प्रबुद्ध वर्ग से मिलने वाली जमीनी फीडबैक के आधार पर ही आदिवासी कांग्रेस अपनी आगामी राजनीतिक और सामाजिक कार्य योजना तैयार करेगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अध्यक्षता में गठित विशेष समूह अलग अलग जिलों में जाकर इन सम्मेलनों का नेतृत्व करेगा। धार जिले के निसरपुर स्थित माता शबरी आदिवासी कन्या छात्रावास की करीब 40 छात्राएं हॉस्टल की गंभीर बदहाली और लापरवाही के विरोध में आधी रात को खिड़की की जाली काटकर बाहर निकली और पैदल मार्च करते हुए कुक्षी थाने पहुंच गईं। छात्राओं की मुख्य शिकायतें यह है कि हॉस्टल की क्षमता केवल 50 बेड की है, लेकिन वहां 140 से अधिक छात्राओं को जबरन रखा जा रहा है। एक एक कमरे में 4-4 लड़कियों को रुकना पड़ रहा है। छात्राओं को तय मेन्यू के अनुसार खाना और नाश्ता भी नहीं दिया जा रहा है और भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब और दूषित है। छात्राओं का आरोप है कि सीनियर अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान तो अच्छा खाना दिया जाता है, लेकिन उनके जाते ही स्थिति फिर से दस की तस हो जाती है। शिकायत करने पर छात्राओं को चुप रहने के लिए दबाव बनाया जाता है। वहीं हॉस्टल का भवन बेहद जर्जर हो चला है। बारिश में छत से पानी टपकता है और परिसर में दूषित पानी की समस्या है। आधी रात को पैदल मार्च रविवार देर रात करीब 11:15 बजे जब छात्राओं को मुख्य गेट से बाहर जाने नहीं दिया गया तो वे खिड़की के तार काटकर बाहर निकली। सुनसान रास्ते पर रात के अंधेरे में लड़कियां करीब 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर खंडवा बड़ौदा मुख्य मार्ग पर पहुंची। रास्ते में एक छात्रा की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने वाहनों का इंतजाम कर लड़कियों को सुरक्षित कुक्षी थाने पहुँचाया। रात को ही तहसीलदार, एसडीओपी और टीआई कुक्षी थाने पहुंचे और छात्राओं की शिकायतें सुनी। जयस संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी थाने पहुंचकर छात्राओं का समर्थन किया। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति गठित कर दी है और व्यवस्थाओं को तुरंत सुधारने का भरोसा दिया है। प्रदेश के खंडवा में मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई उस समय चर्चा का विषय बन गई जब एक व्यक्ति श्वान का मुखौटा लगाकर जन सुनवाई में पहुंचा। उसके साथ नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मल्लू राठौर भी मौजूद थे। अनोखे अंदाज में पहुंची इस शिकायत को देखने के लिए जन सुनवाई में मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई और कई लोग इसका वीडियो भी बनाते। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मल्लू राठौर ने शहर में संचालित श्वान बधियाकरण
केंद्र में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम द्वारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर लाखों रुपए के बिलों का भुगतान किया जा रहा है, जबकि ज़मीनी स्तर पर कुत्तों की नसबंदी का काम प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि नसबंदी की व्यवस्था में लापरवाही के कारण शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और कई कुत्ते आक्रामक होकर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। आए दिन लोगों को कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में नगर निगम की व्यवस्था और नसबंदी केंद्र की कार्यप्रणाली की जांच बालाघाट जिले में शासकीय आदिवासी छात्रावास की व्यवस्थाओं से तंग आकर छात्राओं ने आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अपनी गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं। छात्राओं ने छात्रावास की अधीक्षिका और वहां तैनात कर्मचारियों पर दूषित पेयजल, घटिया भोजन और साफ सफाई के नाम पर अवैध वसूली और जातिगत रूप से अपमानित करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का आरोप है कि वे पिछले 4 वर्षों से इन समस्याओं को झेलने के लिए मजबूर हैं। छात्रावास के बोरवेल के पास भारी गंदगी फैली रहती है और उसी दूषित पानी को पीने व नहाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक छात्रा ने बताया कि जब वे इन समस्याओं की शिकायत करती हैं तो उन्हें जातिगत रूप से प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है। इतना ही नहीं, छात्रावास परिसर की साफ सफाई कराने के नाम पर प्रति छात्र 50 रुपए जबरन वसूले जाते हैं। एक अन्य छात्रा ने बताया कि जब भी उनके परिजन या भाई उनसे मिलने आते हैं तो वहां का स्टाफ उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है और अनुचित टिप्पणियां करता है। अव्यवस्थाओं और मानसिक प्रताड़ना से परेशान छात्राओं ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए छात्रावास अधीक्षिका को तत्काल पद से हटाने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में जब विभागीय अधिकारियों का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। बालाघाट जिले में कान्हा नेशनल पार्क से सटे ग्रामीण इलाकों में मानव और वन्य जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार रात को करेली गांव में अपने खेत पर गए एक युवक पर बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया। इस युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल बहियर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की पहचान संतोष मेश्राम के रूप में हुई है। संतोष ने बताया कि वह जंगल से लगे अपने खेत में काम करने गया था, तभी अचानक बाघ ने उस पर झपट्टा मार दिया। संतोष ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी लाठी से बाघ के सर पर पलटवार किया और जोर जोर से शोर मचाया। आसपास मौजूद ग्रामीणों को दौड़ते देख बाघ जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद परिजन उसे तुरंत बहियर अस्पताल ले गए। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले में पिछले 19 दिनों के भीतर बाघ के हमले की यह चौथी घटना है, जिससे कान्हा नेशनल पार्क से सटे गांवों में भारी दहशत का माहौल है। लगातार हो रहे जानलेवा हमलों से गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और सुरक्षा के प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। प्रदेश में मानसून का एक नया और बेहद मजबूत सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसके प्रभाव से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रीवा, बालाघाट और भोपाल समेत 14 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के आगे बढ़ने से राज्य में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं गुरुवार को मानसून पूरे जोर पर रहेगा, जिसके चलते पूरे मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण सतना जिले में मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। नदी और प्रमुख घाटों के सुरक्षा के लिहाज से SDRF की टीमों को तैनात किया गया है और प्रशासन ने लोगों को जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। वहीं जबलपुर के कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते बरगी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। इसके कारण मंगलवार सुबह साल 2026 में पहली बार बरगी डैम के 9 गेट खोल दिए गए। इन गेटों से करीब 1031 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने होशंगाबाद के सेठानी घाट से सहित नर्मदा नदी के सभी तटीय इलाकों और घाटों पर हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों को दूर रहने की अपील की है।